स्कूल की यूनिफॉर्म पहने वो 17 साल की मासूम लड़की उस वक्त इस शहर के सबसे बड़े वकील के सामने खड़ी थी, जिसकी फीस करोड़ों में थी। प्लीज़ मेरा केस लड़ लो और इसके बदले ये अंगूठी रख लो। उसने जल्दी से एक अंगूठी उसके सामने मेज पर रख दी, जो कि उसकी माँ की थी। जयराज मिश्रा मुस्कुरा दिया। ये तो एक मामूली सी अंगूठी है और मेरी फीस तो 1 करोड़ है। क्या तुम इतने पैसे दे सकती हो? राशि मायूस हो गई। तुम पर एक एहसान करता हूँ। मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मुझसे 1 महीने तक। राशि चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। स्कूल से छुट्टी का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे पापा को इस बात के बारे में खबर हो जाए कि तुम स्कूल में होने की बजाय इस वक्त जयराज मिश्रा के घर पर मौजूद हो। जयराज ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नजर डालते हुए राशि को बोला, तो उसके चेहरे की जलती हुई जोत अचानक ही बुझ गई। जयराज मिश्रा एक फाइल लेने की गरज से अपने कमरे में दाखिल हुआ तो राशि भी उसके पीछे ही चली आई। वो अपनी अलमारी से फाइल लेकर पलटा ही था कि अपने पीछे राशि को खड़ा हुआ देखा और सवालिया अंदाज में भौं उठाई, मगर मुंह से कुछ न बोला। जिस पर उंगलियां मरोड़ते हुए राशि ने जो बात कही थी, वो जयराज मिश्रा को हैरान कर देने के लिए काफ़ी थी। उसने फाइल को बेड की साइड टेबल पर रखा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। एक बार फिर से कहो जो तुमने अभी अभी कहा। वो मैं बस यही कह रही थी कि मैं घर वापस जाना नहीं चाहती। मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। क्या मुझे आप अपने घर में रख सकते हैं? राशि ने एक बार फिर से उंगलियां मरोड़ते हुए जयराज मिश्रा के सामने अपनी बात को दोहराया। तुम यहाँ पर किस हैसियत से रहोगी? मेरे सामने बस इस बात की वजह जाहिर कर दो, फिर तुम यहाँ पर रह सकती हो। जयराज मिश्रा ने दिलचस्पी से उसके चेहरे की ओर देखते हुए ये सवाल किया था। मैं आपकी बीवी हूँ और इसी हैसियत से आपके घर में रहूंगी। पापा भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगले महीने मैं पूरे 18 की हो जाऊंगी। उसके बाद मैं बालिग हो जाऊंगी और पापा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। प्लीज़ मुझे यहीं पर रहने दीजिए। आपकी नंदिनी आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनके साथ मुझे बहुत अपनापन महसूस होता है। राशि ने अपनी तरफ से एक मुतमईन कर देने वाला जवाब जयराज मिश्रा को सुनाया था, मगर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकती हो, मगर तुम्हें नंदिनी आंटी के साथ साथ नंदिनी आंटी के बेटे के साथ भी रहना पड़ेगा। जयराज ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा। जी, वो तो मुझे पता है। आप भी तो अपने घर में ही रहेंगे ना, तो मैं आपके साथ भी रहने के लिए तैयार हूँ। राशि ने लापरवाही से कहा। अपनी तरफ से राशि ने बड़े ही पते की बात की थी। अंदाज ऐसा था जैसे जयराज की अकल पर वो अफसोस कर रही हो, और उसका ये मासूम सा अंदाज देखकर जयराज मिश्रा खिलखिलाकर हंस दिया था। वो शख्स जिसे मुस्कुराते हुए भी सिर्फ चंद लोगों ने देखा था, आज खिलखिलाकर हंस रहा था। बड़ी हैरत भरी बात थी। जयराज मिश्रा की मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। राशि एक टक उसकी तरफ देखे जा रही थी। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और राशि को दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए अपने करीब करते हुए उसकी ठुंडी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। सोच लो, तुम्हें सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि तुम्हें एक कमरे में मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं दिन में काम पर जाऊंगा, तुम नंदिनी आंटी के साथ जितना मर्जी वक्त गुजार लेना, लेकिन जब शाम को वापस आऊँगा तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। पूरी रात तुम मेरे साथ बेड पर सोगी और पत्नी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो तो पत्नी के जो भी फ़र्ज हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। जानती हो ना पत्नी के क्या क्या फ़र्ज होते हैं अपने पति के प्रति? पति थका हारा जब घर वापस आता है तो पत्नी का फ़र्ज होता है अपने पति को खुश करे। खुश करने का मतलब समझती हो ना? बोलो, कर सकोगी अपने पति को रात में खुश? अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो। जयराज उस नाजुक सी खूबसूरत सी लड़की को सर से पांव तक देखता है। वो सिर्फ इसलिए इस घर में रहना चाहती थी क्योंकि नंदिनी आंटी से उसका लगाव बहुत गहरा हो चुका था, लेकिन उसके बहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि नंदिनी आंटी के साथ साथ उसे हट्टे कट्टे जयराज मिश्रा के साथ भी रहना पड़ेगा। उसे भी झेलना पड़ेगा जो कि रिश्ते में उसका पति था, और ये रिश्ता भी ऐसे हालातों में जुड़ा था कि राशि इस रिश्ते के लिए अभी तक स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। जयराज की बात सुनकर राशि की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने जल्दी से पीछे होते हुए जयराज का हाथ अपने चेहरे से हटाया और कहने लगी, अच्छा चलें, मुझे स्कूल के बाहर छोड़ दें, देर हो रही है। अगर लेट हो गई तो पापा को पता चल जाएगा। वो बुरी तरह से घबराई हुई सी लग रही थी, और उसे यूँ बौखलाते देखकर जयराज मिश्रा का उसे वापस भेजने का मकसद पूरा हो चुका था। उसके लबों पर एक हल्की हल्की सी मुस्कान आई थी और वो राशि से दूर हट गया था। वो नहीं चाहता था कि राशि उसकी नज़रों के सामने ज़्यादा देर तक रहे।
एक जायज रिश्ता था उसका राशि के साथ और वो इस रिश्ते की नाजुकता को समझता था, भले राशि नहीं समझती थी। अगर जज्बात में भरकर उसके हाथों कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो वो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाता। और राशि की कमसिन जवानी ऐसी थी कि वो खुद को संभालने में परेशान हो जाता था। उसके जज्बात बेकाबू होकर शोर मचाने लगते थे और इसीलिए वो चाहता था कि राशि अपने घर वापस चली जाए। मगर अब जयराज मिश्रा का दिल और ही दिशा में धड़कने लगा था। अब उसका दिल कर रहा था कि वाकई में राशि अब इसी घर में रह जाए और वो उसकी बाहों में सोए। वो उसे अपने पूरे दिन की थकान उसे अपने सीने में समेटकर उसकी खुशबुओं को अपने अंदर उतारते हुए दूर कर दे। उसका मासूम सा चेहरा उसे अपनी तरफ बुरी तरह अट्रैक्ट कर रहा था। दिल पर कड़े पहरे बिठाते हुए वो पलटा और फिर कमरे का दरवाज़ा पार कर गया। अगर वो यहाँ पर कुछ देर और रहा तो राशि के मासूम से चेहरे में खोते हुए कोई ऐसी हरकत कर बैठता कि राशि बुरी तरह डर जाती और वो उसे खौफजदा करना नहीं चाहता था। जयराज मिश्रा कमरे से बाहर निकल गया तो राशि ने अपने तेज तेज धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा था। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, ऐसा लगता था जैसे अभी अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। चेहरा अलग गर्म हो रहा था। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा थपथपाया और जल्दी से जयराज के पीछे भाग गई। हर तरफ अजीब सी गहमा गहमी थी, लोगों का रश लगा हुआ था। भीड़ इतनी थी कि वो मुश्किल से चंद कदम ही चल पाती थी कि उसका सांस फूल जाता था। गर्मी और पसीने से उसका वजूद सराबोर हो रहा था। सर पर बंधी हुई पोनी ढीली हो गई थी और उसमें से बहुत सारे बाल निकलकर उसके चेहरे और गर्दन पर चिपक गए थे। वो पहली बार इस तरह किसी अनजान जगह पर अकेली आई थी और अब बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। खूबसूरत चेहरे के नक्शों में डर की वजह से जर्दी सी घुल रही थी। उसका रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था। अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया और पापा को बता दिया तो पापा तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। मुझे किसी की नज़र में आए बिना जल्दी जल्दी ये काम करके वापस स्कूल पहुँचना होगा। राशि बड़बड़ाने के अंदाज में लोगों की भीड़ में धक्के खाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और आखिर वो अदालत के एक तरफ बने हुए एक कमरे के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। वो चाहती थी कि अपना केस लड़ने के लिए किसी बेहतरीन वकील को हायर करे जो हर सूरत में उसका केस जीत सके। इस लॉ फर्म के वकीलों का एक रिकॉर्ड रहा था जो आज तक कोई भी केस नहीं हारे थे। वो चाहती थी यहाँ से भी उसे सबसे बेहतरीन वकील मिल जाए। भगवान का नाम लेते हुए वो लॉ फर्म के अंदर दाखिल हो गई थी। चौकीदार ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो उंगलियां चटकाते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी और फिर रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से पूछा कि इस लॉ फर्म का जो बेस्ट वकील है मुझे उससे मिलना है। लड़की ने सर से पांव तक उसका गौर से जायजा लिया और फिर एक वकील का कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। सुनहरी और काले रंग के कार्ड को मुट्ठी में दबाए वो धीरे से आगे बढ़ गई। उसने वकीलों के केबिन के बाहर खड़े होकर लॉ फर्म के उस कार्ड पर लिखा हुआ नाम पढ़ा था, जयराज मिश्रा। धीरे से पढ़ते हुए वो केबिन्स के बाहर लगी हुई छोटी छोटी उन नामों की प्लेट्स को देखती जा रही थी और फिर एक केबिन के सामने उसके कदम थम गए। सामने ही सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ था, एडवोकेट जयराज मिश्रा, नजर आ रहा था साफ साफ। वो शीशे के दरवाजे पर दस्तक देती हुई केबिन के अंदर दाखिल हो जाती है। जयराज मिश्रा जो फाइलों में बुरी तरह उलझा हुआ था, उसने चौंक कर सर उठाया और अपने सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखा जो मुश्किल से 17 या 18 साल की थी। स्कूल यूनिफॉर्म में थी। चेहरे पर पसीने के मारे बाल चिपके हुए थे जिन्हें बार बार वो रुमाल से साफ कर रही थी। धूप में चलकर आने की वजह से उसका चेहरा लाल हो रहा था। आंखें भी हल्की गुलाबी हो रही थीं। नाजुक सा वजूद हल्के हल्के काँप रहा था। स्कूल बैग को अपने सीने में ऐसे दबोचा था जैसे किसी सहारे को ढूंढ रही हो। जयराज मिश्रा को अपने केबिन में इस छोटी सी लड़की को देखकर बेहद गुस्सा आया था। क्या वो ऐसे कामों के लिए फ्री था कि छोटे छोटे बच्चों को डील करता? वो गुस्से में अभी उसे अपने केबिन से बाहर निकालने ही वाला था कि कुछ सोचते हुए वो रुक गया था। लड़की के चेहरे पर बहुत ज़्यादा उलझन और डर के भाव थे। पता नहीं क्यों उससे उस लड़की की हालत पर तरस आ गया और ख़ुद को कंट्रोल करते हुए बोला, जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जयराज मिश्रा ने बहुत ठहरे हुए लहजे में कहा था। उसका शुरू से यही उसूल रहा था कि वो अपने किसी भी क्लाइंट से सख्ती से बात नहीं करता था। भले वो क्लाइंट झूठा हो या सच्चा, अमीर हो या गरीब, वो बहुत नरमी और ठहरे हुए लहजे में अपने क्लाइंट से बात करता था और अगर उसे सही लगता तो उसका केस हैंडल कर लेता,
वरना नरमी से माफ़ी मांग लेता। लोग उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, क्योंकि सब लोग ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ये केस जयराज मिश्रा के हाथों में चला गया है तो इस केस के 100% जीतने के चांस हैं। हालांकि जयराज मिश्रा अपने जानने वालों में बहुत ज़्यादा अक्खड़ मिजाज और मगरूर मशहूर था। वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता था। वो देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक था, जिसकी फीस करोड़ों में थी। सामने खड़ी छोटी सी लड़की किसी भी बात से परिचित नहीं थी। वो तो बस इस शहर के बेस्ट वकील से अपना केस लड़वाना चाहती थी, ताकि जीत हर सूरत में उसका मुकद्दर बने। वो मैं एक केस के सिलसिले में आपके पास आई हूँ, क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? राशि ने उंगलियां मरोड़ते हुए धीरे से कहा था, जिस पर जयराज मिश्रा ने एक भौं उठाकर उसकी ओर सवालिया अंदाज में देखा था। ये छोटी सी लड़की किस पर केस करना चाहती थी? क्या तुम जानती हो कि मेरा शुमार मुल्क के नामवर वकीलों में होता है और मेरी फीस कितनी है? जयराज मिश्रा के सवाल पर राशि ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानती आपकी फ़ीस कितनी है, मगर आप चिंता न करें, मैं आपकी सारी फ़ीस दे दूंगी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें एकदम ही खुशी के एहसास से चमकने लगी थीं। जैसे सामने बैठे आदमी ने उससे केस के बारे में बात कर ली तो उसे लगा कि वकील करना कितना आसान काम है। केस हाथ में लेने से पहले मैं कुछ एडवांस भी लेता हूँ, तो क्या तुम मुझे एडवांस दे सकोगी? न जाने क्यों जयराज को उस छोटी सी लड़की में अचानक दिलचस्पी सी महसूस होने लगी थी। कुर्सी की बैक से टेक लगाते हुए वो बड़ी ही गहरी नज़रों से उस लड़की को सर से पांव तक गौर से देखने लगा, जबकि राशि उसकी नज़रों से बेखबर अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। अपना बैग साइड में रखते हुए उसने अपनी उंगली में पड़ी हुई एक सोने की अंगूठी निकाली थी। अंगूठी काफ़ी पुरानी डिजाइन की थी, लेकिन कम से कम 1 तोले की जरूर थी। उसने वो अंगूठी सामने टेबल पर जयराज मिश्रा के सामने रख दी। आप ही अंगूठी रख लें और मेरा केस लड़िए, बाकी पेमेंट भी मैं आपको कर दूंगी। अंगूठी उतार कर देते हुए राशि का दिल टुकड़ों में बट गया था। उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव उभरने लगे थे। ये अंगूठी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। इस अंगूठी के अलावा उसके पास अपनी माँ की तस्वीर भी नहीं थी। जब भी मन उदास होता, अकेलेपन का एहसास होता, उसे अपनी माँ की याद आती तो वो इस अंगूठी से बातें कर लिया करती थी और उसे ऐसा लगता कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी हैं। लेकिन आज अंगूठी भी उससे दूर जा रही थी। मेरी एडवांस फीस कम से कम 50 लाख से शुरू होती है और ये मामूली सी अंगूठी तो 1 लाख की भी नहीं है। कहते हुए वकील जयराज मिश्रा ने अंगूठी की तरफ देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए थे। वो जो इनकार करके उस लड़की को अपने केबिन से जाने का कहने वाला था, एकदम से चौंक उठा था। कांपती उंगलियों से उसने वो अंगूठी धीरे से उठाई थी और जैसे कुछ याद करने लगा। अंगूठी को मुट्ठी में दबाते हुए उसने अपने दिल की धड़कनों को संभाला था और धीरे से बोला, मुझे बताओ, तुम्हें किस पर केस करना है और कौन सी परेशानी तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है? ये अंगूठी जो तुम मुझे फीस के बदले देना चाहती हो, ये किसकी है? तुम्हें कहाँ से मिली? जयराज मिश्रा के सवाल पर राशि उसे विस्तार से सारी बात बताने लगी। जैसे जैसे राशि अपने केस के बारे में जयराज मिश्रा को बताती जा रही थी, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल ही बदलता जा रहा था। वो बिल्कुल ही शौक के आलम में था। अपनी पूरी जिंदगी जिसे तलाशते हुए उसने गुजार दी थी, वो एक दिन इस तरह से पूरी हो जाएगी उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। उसने राशि का केस लड़ने के लिए हामी भर ली और कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ लूँगा, लेकिन मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। अपना केस मुझसे लड़वाने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर तुम मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और उसे जीतूंगा भी। जयराज मिश्रा की बात पर राशि दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और कहने लगी, जी मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। माँ की अंगूठी भी बच जाती और वो केस भी लड़ लेती। इससे बड़ी बात राशि के लिए और क्या हो सकती थी कि एक ऐसा वकील जो करोड़ों में फीस लेता था, वो उसका केस सिर्फ एक काम करवाने के बदले लड़ने पर तैयार हो गया था। राशि ने जल्दी से इकरार में सर हिलाया था, जिस पर जयराज मिश्रा गहरा सा मुस्कुरा दिया। मैं जो काम तुमसे कहने जा रहा हूँ, ये काम आसान हरगिज़ भी नहीं है। जो शर्त मैं तुम्हारे सामने रखूँगा, सोच समझकर मुझे इस बात का जवाब देना। इस बारे में एक बार फिर से सोच लो। ये बात सोचकर जयराज मिश्रा धीरे से मुस्कुरा दिया था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेचैनी आज दूर होने वाली थी। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तैयार हूँ सर, बस आप मेरा केस लड़ लें और इसे जीत कर दिखाएं। नाजुक और मासूम सी राशि में न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि उसने इतनी बड़ी बात कर डाली। और फिर जयराज मिश्रा ने जो काम उसे बताया,
उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। वो हैरत से मुंह खोले बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर एकटक जयराज मिश्रा की ओर देखे जा रही थी, जो बेहद हैंडसम था, मगर उम्र में उससे कम 11-12 साल बड़ा होगा। उसे यूं खामोश देखकर जयराज के होठों से एक पल के लिए मुस्कान गायब हुई थी। तो बोलो, तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? सिर्फ 1 महीने की बात है, उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। ये शादी सिर्फ नाम के लिए होगी, हमारे बीच पति पत्नी वाली कोई भी बात नहीं होगी। और राशि हैरत से मुंह खोले जयराज को सुन रही थी और फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। सौदा बुरा नहीं था। ये कौन सा मुझे सारी ज़िंदगी के लिए ये काम करना था? सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है। मुझे इस काम के लिए हामी भर लेनी चाहिए। दिल ने जज्बातीपन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए फौरन हामी भरी थी, मगर दिमाग ने इस बात को करने के लिए इनकार कर दिया और राशि को यहाँ से खिसकने के लिए कहा था। मगर राशि को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना केस दिखाई दे रहा था, जो उसे हर हाल में जीतना था। उसके हाँ कहने पर जयराज की मुस्कान गहरी हुई थी। दिल में एक सुकून सा उतर गया था। राशि ने बिना कुछ कहे जल्दी से मेज पर पड़ी हुई अंगूठी उठाई और जयराज के केबिन से बाहर निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी ऐसी सूरत हाल से उसका सामना हुआ था। इससे पहले तो वो घर के करीबी पार्क तक में अकेली नहीं गई थी। आज ही वो पहली बार जिंदगी में बाहर आई थी और आज ही उसे ये जालिम दुनिया ने अपना नया रूप दिखा दिया था। वो बहुत मुश्किल से स्कूल के गेट तक पहुंची थी। स्कूल की छुट्टी का वक्त हो चुका था और ड्राइवर उसे लेने के लिए बाहर मौजूद था। वो बिना कोई दूसरा शब्द कहे फौरन जाकर गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मगर राशि का दिल ये सोच सोच कर ही पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेताब था कि अगर पापा को पता चल गया कि वो स्कूल से कहीं और गई थी तो उसका क्या हश्र करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गई थी। मैं टाइम से वापस आ गई हूँ और ड्राइवर अंकल को भी कुछ पता नहीं चला। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे रही थी। राशि के जाने के बाद जयराज धीरे से मुस्कुराया था। तमाम काम छोड़कर उसने कुर्सी की पीठ से टेक लगाई और आंखें मूंद लीं। घनी मूंछों तले मौजूद लबों पर अभी भी मुस्कान बिखरी हुई थी। आज सुबह ही वो भगवान के चरणों में जैसे करुणा से भरकर उसने अपनी सारी प्रार्थनाएं रख दी थीं और आज ही उसकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार भी हो गई थीं। भले राशि यहाँ से भाग गई थी, मगर वो जानता था वो जल्दी ही दोबारा उसके पास वापस आएगी। वो इस कदर डरी हुई थी, उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो पहली बार घर से बाहर निकली है और उस तक पहुँची है। पहली बार उसने अपना मसला किसी से बयान किया है। अब उसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी और ख़ुद वापस लौट कर आएगी। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और घर की तरफ रवाना हो गया। अब उसे कोई और काम करने का मन नहीं हो रहा था। फिर घर के लोगों को भी तो ये बात बतानी थी कि अब उसकी तलाश का अंत होने वाला है। उसने अब से 12 साल पहले जिस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई थी, उसके पूरा होने का अब वक्त आ चुका था। उसकी बरसों की मेहनत अपना रंग दिखाने वाली थी। जयराज जब घर पहुंचा तो घर का माहौल कुछ हटकर था। उसने परेशानी से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया और फौरन नंदिनी बुआ के कमरे में पहुंचा, जहां पर सभी लोग परेशानी से अपना सिर थाम कर बैठे हुए थे, जबकि बुआ निढाल से सामने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। जयराज जल्दी से बिस्तर की ओर बढ़ा था और नंदिनी बुआ के दोनों हाथ थाम लिए। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? नंदिनी जी का चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था। उन्होंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया, मगर उनकी हालत देखकर ही जयराज समझ गया था कि आज फिर से तारीख ने खुद को दोहराया है। नंदिनी बुआ की आंख का एक आंसू भी जयराज के दिल पर गिरता था, जिन्होंने उसे ममता का सुकून दिया था। उनकी गोद में ही खेल कूद कर वो बड़ा हुआ था। कभी अपने किसी सगे रिश्ते को उसने महसूस ही नहीं किया था, लेकिन नंदिनी बुआ उसके लिए कुछ भी नहीं थी। सगे खून का रिश्ता नहीं था उनसे, लेकिन फिर भी ममता की छाँव उसे नंदिनी बुआ से ही मिली थी। शायद जयराज के माता पिता ने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे कर्म किए थे कि जिसका सिला उन्हें इस तरह मिला कि उनका जयराज अनाथ होने के बावजूद भी अनाथ नहीं रहा था। उसे बहुत अच्छी फैमिली का प्यार और सपोर्ट मिला था, जिसके बलबूते पर ही वो आज शहर का जाना माना वकील था और वो अपने चाहने वालों की आंखों में आंसू और उन्हें तकलीफ में कैसे देख सकता था। नंदिनी बुआ का दुख उसे अपना दुख महसूस होता था। उसने बचपन में ही ठान लिया था कि नंदिनी बुआ की हर तकलीफ को दूर कर देगा। उसने नंदिनी जी के पास बैठकर उनके माथे पर अपने लब रखे और कहने लगा, बुआ जी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपकी हर तकलीफ़ ख़त्म कर दूंगा, तो अपने जयराज पर भरोसा रखें। बस उसे थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन प्लीज़ ख़ुद को इस तरह से मत थकाएं और तकलीफ़ मत दिया करें। हम सब भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं
और आपको तकलीफ़ में देखकर हम सब तकलीफ़ महसूस करते हैं। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं रहा? क्या आपको लगता है कि मेरा वादा बस पुराना हो गया है, तो मैं इस बारे में भूल गया हूँ? बुआ की आंखों से आंसू बहने लगे तो उनके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। जयराज ने दादाजी की ओर देखा तो उन्होंने भी दुख भरी नज़रों से सिर को झुका लिया था और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगे। अपने प्यारों को इस तरह तकलीफ में देखकर जयराज के जबड़े भींच गए थे और उसे महसूस हो रहा था, मगर वो जानता था कि अब तकलीफ़ का वक्त बहुत कम रह गया है। वो जल्दी ही इन सबकी तकलीफ़ों को दूर कर देगा, मगर फ़िलहाल के लिए उनकी किस्मत में इंतज़ार लिख गया था जो उन्हें सब्र और शुक्र के साथ करना था। क्या आपने कुछ खाया भी है या नहीं? अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं आऊँ और आपको कुछ खिलाऊँ। जयराज ने बात का रुख बदल दिया था। दादाजी ने नाम में सिर हिलाते हुए जयराज को बताया कि नंदिनी ने रात से कुछ भी नहीं खाया है। दादाजी की बात सुनकर जयराज बुआ से नाराज़ होने लगा और कहने लगा, कोई बात नहीं, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। आप भी क्या याद रखेंगी कि एक बेहद स्मार्ट और हैंडसम लड़के ने आपको अपने हाथों से खाना खिलाया था। जयराज की बात सुनकर नंदिनी जी धीरे से मुस्कुरा दी थी। वो था ही ऐसा। नंदिनी जितना भी उदास होती या डिप्रेशन का शिकार होती, वो अपनी बातों से उनकी तबीयत को हल्का कर दिया करता था। एक जयराज ही था जिसकी वजह से नंदिनी जी अब तक जिंदा थीं। कुछ ही देर बाद खाना आया तो जयराज नंदिनी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। नंदिनी भी अपने हाथों से निवाले बना बना कर जयराज के मुंह में डाल रही थी। दादाजी ने ये दृश्य देखा तो आंखें नम हो गईं और धीरे से मुस्कुरा दिए। अगर जयराज उनकी ज़िंदगी में ना आया होता तो शायद वो अपनी बेटी से कब के हाथ धो बैठे। जयराज नंदिनी के जीने की वजह बना था। दोनों का यूँ प्यार देखा और मन ही मन अपनी बेटी की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आने की दुआ करने लगे। नंदिनी दिल की मरीज़ थी। अगर जरा सा भी तनाव लेती तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी और फिर उन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। आज उनके बरसों पहले खोई हुई बेटी का जन्मदिन था। हर साल अपनी बेटी के जन्मदिन पर नंदिनी जी की तबीयत बिगड़ जाती थी। वो हर वक्त अपनी बेटी को याद करती, मगर किसी तरह दिल को संभाले रहती थी। लेकिन जब भी कोई खुशी का त्यौहार आता तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और डिप्रेशन में घिर जाती थी। उधर राशि घर पहुंच चुकी थी, मगर उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। आज पहली बार वो किसी अनजान जगह पर गई थी। हालांकि वो समय पर स्कूल के सामने पहुंच गई थी और घर भी वापस आ चुकी थी। किसी ने उसे नहीं देखा था, मगर फिर भी उसके दिल में एक चोर था और इसीलिए वो डर रही थी। हवेली का दरवाज़ा पार करते हुए राशि की टांगें बाकायदा काँप रही थीं। आज उसने बहुत बड़ी हिम्मत की थी, मगर जिस चीज़ से सारी जिंदगी राशि दूर रही थी, उसे पाने की लगन इतनी ज़्यादा थी कि उसे हर खतरे को उठाना मंजूर हो गया था। अभी कुछ दिन पहले ही उसे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच पता चल गया था और अब उसे उस सच की हर हाल में तह तक जाना था। राशि जो डरकर और मन में ये ठान कर लौटी थी कि दोबारा कभी भी घर से बाहर नहीं जाएगी, वही राशि अगले ही दिन फिर से जाने का मन बना चुकी थी और अगले ही दिन वो एक बार फिर से जयराज मिश्रा के सामने खड़ी थी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सर, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप इस केस को लड़कर जीत कर दिखाएंगे और इसके साथ ही मेरा जो काम है उसे पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इस केस की वजह से दांव पर लगा रही हूँ। जयराज ने सराहती निगाहों से राशि की ओर देखा था। अभी कल ही वो एक डरी सहमी और मासूम सी लड़की लग रही थी, मगर आज वो जिस हिम्मत से उसके सामने खड़ी हुई थी और बहादुरी से बात कर रही थी, जयराज को उस पर गर्व हुआ था। लेकिन अगले ही पल राशि ने जो बात कही थी, जयराज का मन हुआ अपना सर पीट ले। वो जितना अभी समझदारी से बातें कर रही थी, उतना ही अब उसके अंदाज में एक बचपना उतर आया था और जयराज को गहराई से एहसास हो चुका था कि अभी तक उसके अंदर बचपना कूट कूट कर भरा हुआ था। जब राशि ने कहा था, देखिए 1 महीने के लिए आप मुझसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी मत छूना। मैंने सुना है जब पति अपनी पत्नी को छूता है तो बच्चा हो जाता है, और अगर बच्चा हो गया तो सबको पता चल जाएगा। यानी उसकी नज़र में बच्चा होना इतनी आसान बात थी। जयराज को हंसी आई थी। जयराज ने राशि के सामने यही शर्त रखी थी कि अगर वो उससे 1 महीने के लिए विवाह करने को तैयार हो जाए तो वो उसका केस बिना किसी फीस के लड़ेगा और जीत कर भी दिखाएगा। कल तो राशि ये शर्त सुनते ही वहाँ से भाग गई थी, मगर आज वो उसके सामने मौजूद थी और उसकी शर्त को मानने का फैसला भी कर चुकी थी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन जब एक कमरे में अकेले रहेंगे तो थोड़े बहुत जज्बात तो परेशान करेंगे ना, और फिर जज्बातों के हाथों मजबूर होकर मैं बस
थोड़ा सा तुम्हें करीब करके इस दिल को सुकून दे दूं तो ये कोई बुरी बात तो नहीं होगी ना। वो आंखों में ढेर सारी शरारत लिए उसे तंग करते हुए बोला था और राशि का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। दिल जोरों से धड़क उठा था। डर और घबराहट के मारे हाथों की हथेलियों में नमी उतर आई थी। सामने बैठा वो भरपूर पर्सनालिटी का मर्द उसे एक पल में ही डरा चुका था। उसका जी चाहा इनकार कर दे, क्योंकि उसकी आंखों में अभी से जज्बात के रंग चमकने लगे थे। शादी के बाद वो उसे कैसे संभालेगी। उसकी क्लास फेलो टीना ने उसे यही तो बताया था कि जब शादी होती है तो पति पत्नी एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं, इतना करीब कि हवा भी दोनों के बीच से पास नहीं होती है, और तब बच्चा पैदा होता है। और ये सोचते ही मासूम सी राशि का दिल सीने के अंदर फड़फड़ाने लगा था, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, लेकिन उसके बाद बच्चा हो गया तो। वो धड़कते दिल के साथ बोलती जा रही थी, उस हद तक नहीं जाऊंगा कि बच्चा हो जाए। बच्चे की प्रोसेस के लिए तो बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। बस मैं तुम्हारे साथ पहला स्टेप ही फॉलो करूंगा, उसके बाद तुमसे दूर हट जाऊंगा। वो आंखों में चाहत समेट कर उस नाजुक सी लड़की को देख रहा था। उसका दिल बिना सोचे समझे उसकी ओर खींचने लगा था। हालांकि दिमाग ने समझाया, अपने कदम रोक लो, वो तुमसे बहुत छोटी है, लेकिन दिल जिद्दी था, नहीं माना। जब किसी से इश्क होता है तो वो न उम्र का लिहाज करता है और न जात पात का। जयराज के साथ भी यही हुआ था। उसे उससे पहले ही नज़र की मोहब्बत हुई थी, वो भी अपने से 12 साल छोटी लड़की से। चलो ठीक है, फिर अभी अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और मैं तुम्हारे केस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर राशि ने हामी में सिर हिलाया था। उसे उम्मीद नहीं थी जयराज इतनी जल्दी विवाह की बात कर देगा, मगर कल या परसों उसे विवाह तो करना ही था, तो फिर आज ही क्यों नहीं। राशि ने हामी सर हिलाते हुए अपने चेहरे को दुपट्टे से ढांप लिया और जयराज के साथ चल दी। कोर्ट थोड़ी ही दूर पर था, जहाँ जाकर राशि और जयराज ने विवाह कर लिया। राशि के पूरे 18 होने में 2 महीने बाकी थे। कोर्ट मैरिज करने में कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन जयराज ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। विवाह के बाद जयराज ने सवालिया निगाहों से राशि की ओर देखा था, जबकि वो भी आंखों में सवाल लिए उसकी ओर देख रही थी। दोनों का एक ही सवाल था, अब आगे क्या करना है। स्कूल की छुट्टी होने में अभी काफ़ी वक्त था, इसीलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने राशि को अपनी कार में बैठने का इशारा किया और राशि चुपचाप उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई, मगर उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। न जाने ये उसे कहाँ लेकर जा रहा था, मगर राशि का दिल कहता था कि इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। राशि ने कोई और सवाल नहीं किया। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन जयराज का दिल अब अलग अंदाज में धड़कने लगा था। गाड़ी चलाते हुए उसने एक हाथ से राशि के गोद में रखा हुआ उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था और राशि एकदम से कांप उठी थी। उसे यूँ डरता देखकर जयराज जोर से हंस दिया था। इतना क्यों डरी हो, सिर्फ हाथ छूने से बच्चा नहीं हो जाएगा। उसकी शरारत को समझते हुए राशि भी खिसियानी सी हंसी हंस पड़ी थी। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, मुझे भी पता है सिर्फ हाथ पकड़ने से बच्चा नहीं होता। अपना हाथ छुड़ाकर वो जल्दी से खिड़की से बाहर देखने लगी थी। उसका दिल भी जोरों से धड़कने उठ लगा था। हालांकि उसे पता था ये रिश्ता सिर्फ 1 महीने के लिए है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे रिश्ते की गहराई में न चाहते हुए भी उतरने लगी थी। अच्छा, हाथ पकड़ने से बच्चा नहीं होता तो फिर क्या करने से होता है। जयराज की बात पर राशि का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। बताया तो था आपको, जब शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर उसके बाद जयराज ने उसे आगे बोलने के लिए उकसाया। उसके बाद बच्चा? जी नहीं, सिर्फ करीब आने से बच्चा नहीं होता। जब बेहद करीब आते हैं उसके बाद भी कुछ और करना पड़ता है। बच्चा इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। बच्चे के लिए और भी बहुत कुछ करना होता है। वो उसे तंग करने के मूड में था। अब तुमने शर्त ही ऐसी रख दी है, वरना आज की रात ही मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करके बताता कि बच्चे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वो उसे शरारती नज़रों से देखते हुए बोला था। खबरदार, जो आपने अपना वादा तोड़ने की कोशिश की। पता नहीं क्यों राशि को उसके इरादे खतरनाक लगे थे। जयराज कभी अपने वादों से पीछे नहीं हटा है, डोंट वरी। उसने अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर लगाया था और राशि ने एक सुकून का सांस लिया था। जब गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी तो राशि ने चौंक कर सिर उठाकर जयराज की ओर देखा था। वो आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली देता हुआ गाड़ी से बाहर निकला और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसे भी बाहर आने को कहा और उसे लेकर बंगले के अंदर दाखिल हो गया। राशि का दिल तेजी से धड़कने लगा था। शायद अब शादी के बाद की रस्म यानी वो सुहागरात भी करने वाला था और राशि इसके लिए मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
मगर अब वो खुद को जाल में फंसा चुकी थी। इन्हीं ख्यालों में राशि का दिल बैठा जा रहा था। राशि घर के अंदर दाखिल हुई तो नौकरों ने गर्दनें घुमा घुमा कर उसकी ओर देखा था। घर में नौकरों की मौजूदगी को महसूस करके राशि को कुछ राहत मिली। कम से कम वो इतने बड़े घर में जयराज के साथ अकेली नहीं थी। यही एहसास उसे थोड़ा मजबूत करने के लिए काफ़ी था। जयराज ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे भी अपने पीछे आने का इशारा किया था। वो धीमे कदमों से उसके पीछे एक तरफ चलने लगी। वो उसे लेकर एक बड़े से कमरे में दाखिल हुआ था। राशि एक बार फिर से घबरा गई थी, क्योंकि जितने भी नौकर थे वो तो सब नीचे थे। ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली था। यहाँ कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। राशि कमरे में दाखिल हुई तो बुरी तरह से चौंकी। एक औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी, जबकि एक बूढ़ा इंसान उसके सामने बैठा हुआ था। बुआ जी, ये देखिए, मैं किसे अपने साथ लाया हूँ। जयराज की आवाज़ पर बिस्तर पर लेटी औरत ने आंखें खोली थी और उठकर बैठ गई। क्या ये सिमरन है? जयराज, तुम सिमरन को ढूंढ लाए हो? उस औरत ने आंखों में आंसू भरते हुए जयराज की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर जयराज ने धीरे से सर नाम हिला दिया। नहीं, मैं आपकी सिमरन को तो नहीं ढूंढ सका, मगर ये लड़की आपकी होने वाली बहू है। मैं इसे शादी करने वाला हूँ, आप इसे मिल लीजिए। फिलहाल उसने कोर्ट मैरिज वाली बात छुपा ली थी। जयराज की बात सुनकर बुआ धीमे से मुस्कुरा दी और उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया, जबकि राशि तो कभी जयराज को और कभी उसकी बुआ को टकटकी लगाकर देख रही थी। ये इंसान कितनी आसानी से कह रहा था कि वो उससे शादी करने वाला है। किसी बाहर की लड़की को उठाकर उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया और जवाब में उसके घर वालों ने उसे डांटने या कुछ कहने की बजाय मुस्कुरा कर देखा था, और साथ ही राशि को भी अपने पास आने का इशारा किया। अजीब बात है, और अगर मैंने कभी अपने पापा को ये बात बता दी होती कि मैंने बाहर शादी करनी है या मैंने बाहर शादी कर ली है, तो वो मुझे जान से मार देने में देर नहीं लगाएंगे। भले ही वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर मेरी ऐसी बात सुनकर तो वो मेरी जान ले लेंगे। राशि ने सोचते हुए सिहरन महसूस की, जबकि बुआ कब से इंतजार भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी कि वो उनके पास आए। जयराज ने उसका कंधा हिलाते हुए उसे बुआ की तरफ ध्यान दिलाया तो सोचों को झटकते हुए वो धीरे से बुआ के पास जाकर बैठ गई और उन्हें धीरे से नमस्ते किया। फिर आगे बढ़कर उनके गले लग गई। एक सुकून सा था जो इन दोनों के वजूद में उतर गया था। राशि कितनी ही देर तक उन्हें गले लगाकर आंखें मूंदे खड़ी रही। जयराज ने ही खखार कर दोनों को उनकी पोजीशन का एहसास दिलाया तो नंदिनी बुआ जल्दी से पीछे हटी। असल